अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम खान। और आप देख रहे हैं मिस्टर एन के टाकी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ तबके के लोगों से कोई एक यूनिक सा गेस्ट हम अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं। आज हमारे साथ है तारिक अली, जो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट का एक उभरता हुआ सितारा है। तो आज हम इससे रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। तो तारिक भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, आप सबसे पहले अपना इंट्रो कराएं हमारे ऑडियंस के साथ। जी, मैं मोहम्मद तारिक खानजादा। मैं बिलोंग करता हूँ दौड़ सिटी से। नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट की एक जो है ताल का दौड़ है, अच्छी सिटी है। और मेरा जो बिजनेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक रखता हूँ। जी, अच्छा। आपने आपको किस चीज ने मजबूर किया यहाँ ये रियल एस्टेट में आने के लिए? मतलब हाँ आपकी पहले जो क्वालिफिकेशन क्या थे? जी, मैंने इंटर किया और इंटर करने के बाद जो है मैंने एक दो मजीद मैंने स्किल ली और अपना जो है मेडिकल का भी एक डिप्लोमा किया मैंने, डिस्पेंसरी की। और उसके फौरन बाद मुझे उसकी जॉब भी मिल रही थी, लेकिन वो मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरा इसमें रियल एस्टेट में बचपन ही से जो है ना शौक रहा। अच्छा। पहले भी मैं डिस्पेंसरी करने से पहले, इंटर करने से पहले थोड़ा बहुत ये मैं रियल एस्टेट के लोगों में बैठता था क्योंकि मेरी दिलचस्पी थी इसमें। जी जी। तो उसकी वजह से फिर मैं इसके अंदर मजीद जो है डिस्पेंसरी करने के बाद, इंटर के बाद डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी के बाद मैंने मजीद इसी फील्ड को टाइम दिया तो मुझे ज्यादा मजा आया। अच्छा। तो मैंने बजाय फिर दूसरी तीसरी और चीजों में घुसने के, फिर मैंने क्या किया कि ये जो है अपना इसी फील्ड को मजीद फर्दर कंटिन्यू रखा। आपको इस यंग एज में आप माशाल्लाह इतने बड़े काम किस चीज ने इंस्पायर किया? मतलब आप लोगों में उठते बैठते थे, जी ठीक है। उसके उसके अलावा एक जो है ना फैसला करने का इंसान के साथ कुवत होता है। तो आपको किस चीज ने मतलब वो सबसे ज्यादा इंस्पायर किया अपने रियल एस्टेट में आए? जी, रियल एस्टेट के कुछ नामी गिरामी बिल्डर हैं और कुछ मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं, तो मैं उनमें बैठता रहता था, उठता रहता था, उनसे बातचीत होती रहती थी इस मौजू पर। तो मैं बेसिकली वैसे भी अबू और दादा परदादा से जो है हम जमींदारी सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं। तो बेसिकली यानी जमींदारी सिस्टम से ताल्लुक रहा है। तो इस वजह से भी, और दूसरा ये है कि मेरा जो उठना बैठना था, मेरी चाहत ज्यादा थी इससे, रियल एस्टेट से। तो दौड़ के नवाबशाह के कुछ बिल्डर हैं, उनके बीच में मैं रहता था, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी ये फील्ड। और मेरा एक मेन मकसद ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं, बड़ी बड़ी हमारी मुल्क के अंदर शख्सियात बैठी हैं जो रोजगार के सही जगह पर नहीं है, उनको सही जगह पर रोजगार पे लगाना है हमने। और वो इंशाल्लाह हम मलक रियाज की तरह सोच रखते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमने कई हजार नहीं, कई लाख नहीं, बल्कि कई करोड़ लोगों को हमने रोजगार से लगाना है। हमारा ये मकसद है। माशाल्लाह। अभी आपका मतलब ये रियल एस्टेट के जो फ्यूचर है और इसकी कीमतें गिर रही है या इस लेवल पे मतलब? जी, अपना माजी में तो बहुत अप रही है, लेकिन फिल वक्त मौजूदा दौर में थोड़ा सा रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो इस वक्त थोड़ा सा डाउन चल रही है। यानी परचेजरों के लिए, जो परचेज करना चाहें, बाय करना चाहें, बायरों के लिए बेहतर टाइम ये है। अच्छा। हाँ, और अब से 5 साल के बाद जो है 2030 में रियल एस्टेट फिर तेजी से ग्रो कर जाएगा। और ये हम उम्मीद ये करते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है, बहुत तेजी से, यानी कि जिन्होंने 2025 में सरमायाकारी की होगी वो 2030 में उसका ठीक ठाक बेनिफिट देख रहे होंगे। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मिसाल की बात है, अगर मैं रियल एस्टेट में आना चाहता हूँ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसे बातें जो कम से कम आपको तीन जो है ना, मतलब जो मेन पिलर्स होते हैं ना किसी चीज के, मतलब आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन से? रियल एस्टेट में आने से पहले आप सबसे पहले आप सही, आपके पास गाइडर हो जो आपको सही जगह पर सही चीज लेकर दे। सही से मुराद ये है कि आपको जो चीज वो लेकर दे रहा है मार्केट के हिसाब से, अगर वो 2 रुपए कम भी मिल रही है या उससे भी ज्यादा कम रेट पर मिल रही है, तो उसकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं। आपने सबसे पहले, नंबर 1, आपने उस प्रॉपर्टी की सही से तफसील लेनी है।
अतराफ के लोगों से कि आया कि ये चीज, ये मिल्कत, ये जमीन, ये प्लॉट, ये बंगला, इसकी सही पेपर वर्क है कि नहीं। आप उस इलाके के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से राब्ता करेंगे कि वाकई में इस सरजमीन को जो मैं खरीद रहा हूं, इस सरजमीन के ओरिजिनल मालिक ये शख्स हैं कि नहीं जिससे मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं। तो अगर वो कहते हैं ओरिजिनल मालिक ये नहीं है, तो आप उस शख्स से एग्रीमेंट कतन नहीं करेंगे। आपने 10 करोड़ का सौदा 1 करोड़ भी सूती देनी पड़े, आप 1 करोड़ नहीं देंगे, क्योंकि वो सरजमीन उसके नाम पर नहीं है। अगर वो उसके किसी खानदान के भी नाम पर है, किसी खानदानी बंदे के नाम पर है, फैमिली मेंबर के, तब भी आपने उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, हम कभी अगली वीडियो में बताएंगे वो। तो आपने नंबर 1 ये देखना है कि वो जो सरजमीन है वो, या जो भी आप चीज बंगला ले रहे हैं, वो सही मालिक से आपने एग्रीमेंट करना है। उसका जो रियल में जो मतलब रजिस्ट्रेशन और ये चीज आपको ख्याल रखनी चाहिए कि ये वाकई में इस बंदे के नाम पर है या मैं फ्रॉड का है, या ये मुझसे फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि आपने जो भी चीज लेनी है उसकी पेमेंट का शेड्यूल ऐसा रखना है कि जो आप दे पाए वो लिखवानी है। पेमेंट के आपने जिस मंथ में आपने पेमेंट की तरतीब रखी है उसी मंथ में आप दे पाए। अगर उससे अगले मंथ में दे पा सकते हैं तो आप अभी ही 1 मंथ और बढ़वाएं, ताकि आगे चल के परेशानी ना हो, रजिस्ट्री के टाइम पर कोई परेशानी ना आए आपको। आप उस टाइम ड्यूरेशन में जो एग्रीमेंट के तहत हुआ है उसमें आप दे पाए। ये आपने 2-3 चीजें हैं, इनका ख्याल करना है। और मजीद तो ये है कि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, तो लेकिन हम इसको मुख्तसर करेंगे। अच्छा, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, लोकेशन या रियल लोकेशन एस्टेट का में कितना अहम रोल होता है रियल एस्टेट में? अगर मिसाल के बाद में कहीं पे प्लॉट ले रहा होता हूँ, जी तो वहां पे मुझे लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए या इस चीज का मैटर नहीं होता है? बिल्कुल आपको लोकेशन को देखना चाहिए, लोकेशन के एतबार से आपको चलना चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट के जिस बंदे से आप चीज परचेज कर रहे हैं, आप उनको देखें कि वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, कि अगर वो शेयर से हट करके कहीं अतराफ में भी अगर वो आपको स्कीम लॉन्च करके वहां पर अपना प्लॉट बुक करवाते हैं आपका, तो आपने सिर्फ फिर वहां पर ये नहीं देखना है कि ये कॉलोनी या ये स्कीम सिटी से थोड़ा आउट जा करके, इस चीज को ही नहीं देखना है। आपने ये भी देखना है कि इसका बिल्डर किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, ये जंगल में मंगल कर सकता है कि नहीं। अगर ये जंगल में मंगल कर सकता है तो वो सिटी से थोड़ा हट करके भी हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, कराची के अंदर बहुत सारी सिटी हैं, लेकिन जितनी भी सिटी है किसी का नाम, किसी भी स्कीम का नाम इतना अप नहीं होगा जितना नाम कराची से कई किलोमीटर के फासले पे बाहर जाकर के सुपर हाईवे पे एक स्कीम बनी जिसका नाम बहरिया टाउन है। उसको कॉलोनी, कराची की और कॉलोनी जितनी भी है सबसे ऊपर फजीलत हासिल है उसको। उसकी वजह यह है, और लोग लेने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उस कॉलोनी में जो सिटी से कई किलोमीटर बाहर है, जो सिटी के अंदर है उससे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं सिटी से जो बाहर है। क्योंकि अब वहां पर लोकेशन देखो कितनी आउट है, लेकिन लोग दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका जो बिल्डर है, जो ओनर है, वो इतना स्ट्रॉन्गफुल है, इतना पावरफुल है कि उसने उस जंगल में ना, हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि जंगल में मंगल कर दिया, तो वो उसने उस इलाके में जाके जंगल में मंगल कर दिया। और दुनिया भर के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे कराची के लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे को उस बहरिया टाउन में एक प्लॉट दे दे। हालांकि वो बहरिया टाउन तो सिटीज के हिसाब से काफी आउट है, किसी के ख्याल में भी नहीं था कि मुझे यहाँ पे आना है। हाँ। और ये जो मतलब आप लोकेशन का कह रहे हो जी, पहले किसी गुमनान में भी नहीं था। मेरे बिल्कुल। फादर भी वहाँ पे रहते थे, नमन रोड अच्छा, के इलाके में। हाँ। जब मैं जाता था वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं था, हाँ, ये आप देख बिल्कुल। रहे हैं। तो मिसाल की बात है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, कम से कम कितने पैसे होने चाहिए मेरे पास कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए, रियल एस्टेट में आप आपके पास कम से कम भी सरमाया हो ना, यानी कि आज के दौर में आपको पता है कि करोड़ों की अहमियत इतनी नहीं है, तो लाखों की क्या अहमियत होगी। लेकिन आप 1 लाख रुपए से भी जो है 1 लाख पेमेंट को, बाकी पेमेंट को अदा कर सकते हो। और जब वो पूरी पेमेंट अदा हो जाएगी
तो आप उसके बाद या उस दौरानिए में उस चीज को सेल आउट करके आप फिर मजीद एक और नई चीज बुक करवा कर आप आगे काम चला सकते हो और रियल एस्टेट में शामिल इजीली हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकर उसको बनवा कर रेंट पर देना, मतलब दोनों में से अगर मुझे एक चूज करना पड़े तो किसको चूज करना पड़े? हाँ देखे हैं तो दोनों रियल एस्टेट काम कर दें आप, रेंट पर दे दें, आप थोड़ा थोड़ा रेंट लेते रहें, दोनों रियल एस्टेट में शामिल होंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि आपको उस चीज को आप लेकर रेंट पर दे दो। रेंट पर देने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास मजीद सरमाया नहीं है तो आपने रेंट पर देकर और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा देना है या किसी लोगों को बता देना है जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं, उनसे ये बात करनी है कि मुझे अगर ये प्लाट के ऊपर, इस बंगले के ऊपर मैंने 1 करोड़ का लिया है, इस भाई को मैंने ये 10,000 या 20,000 रुपए पे रेंट पर दिया हुआ है 6 महीने के लिए, अगर आप ये बिकवाना चाहें तो मैंने ये 1.5 करोड़ का सेल आउट करना है। अगर वो शख्स या कोई एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट आपका वो 1 करोड़ वाला 1.5 करोड़ का या 1 करोड़ प्लस बिकवा देता है तो आपके पास 10, 20, 30 लाख रुपए प्लस होके आ जाते हैं। तो आप फिर 1 करोड़ वाली चीज की जगह आप 1.25 करोड़ वाली चीज में हाथ डालोगे। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि आप 5-6 महीने का किराए का मजा भी ले लोगे रेंट का, और उसके बाद आप एक और नई इससे बेहतर चीज की तरफ जा रहे होगे। जी जी जी। यानी आप इस पैसे तो को आपकी रोटेट प्लाट की करें, वैल्यू दिन ब दिन वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी, आपका सरमाया भी बढ़ता रहेगा और इस पैसे को जब रोटेट करेंगे आप तो रियल एस्टेट के बिजनेस में आपका नाम नुमाया होगा, नाम भी नुमाया होगा और आपका पैसा भी सर्कुलेट होने की वजह से बढ़ेगा। मतलब आपने प्लाट लेके रखा वहां पे, ये इससे बेहतर है आप उसको बनवा के उस पे रेंट पे देके आपकी प्लाट की वैल्यू भी बढ़ेगी, आपके पैसे भी मिलेंगे, बिल्कुल। ये भी एक अच्छा कारोबार बहुत बेहतर है। हाँ, ये आपने प्लाट लिया, आपने उसको बनवा के रेंट पर नहीं दिया, आपने उसको प्लाट को लेकर कुछ वक्त के बाद जब उस कॉलोनी में डेवलपमेंट, सेलिंग का टाइम आ गया, यानी अब एजेंसी कंपनी के पास फ्रेश प्लाट नहीं है, अब पार्टीज के पास प्लाट है और पार्टी लेने वाली आ रही है, तो फिर उस वक्त क्या होगा, आप अपना प्लाट सेल के लिए ऑफिस में आके बता दें कि मुझे सेल करना है, अगर सेल हो जाए मेरा प्लाट तो आप करवा देना, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए या इसके अंदर अंदर, तो आपकी डील बन जाएगी। तो एजेंसी वाले, कंपनी वाले तो आपका वो प्लाट कुछ प्रॉफिट में आपका सेल आउट करवा देंगे। और इससे अलावा बाहर के जो एजेंट होते हैं रियल एस्टेट के, जो जनरली कर रहे होते हैं, उनको भी कह दें आप, आपका प्लाट आपके बगैर बिल्डअप करवाए खाली प्लाट भी आपको लाखों रुपया फायदा दे सकता है। क्योंकि मैंने खुद जाती तौर पर खाली प्लाटों से प्लाट लिया और प्लाट बेचा, कहीं एक प्लाट के ऊपर कहीं लाख रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए, कहीं 50,000 रुपए, कहीं 3 लाख रुपए, मैंने लाखों में खाली प्लाट लेकर खाली प्लाट बेचा, बनवाया नहीं, क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतना था नहीं। तो मैंने जो भी प्लाट लिए खाली प्लाट भी बेचे, डीपीसीआं बना के बेची है, जगह मुकम्मल बिल्डअप करके 2 मंजिला बना के वो इस तरह भी बेची है, मेरे पास ये भी तजर्बा है। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि आप बना के भी बेच सकते हैं और बगैर भी आप बेच सकते हैं। साल पीछे चले जाएं तो आपने अपने अपने कौन सी तब्दीली अभी जो महसूस कर सकते हैं कि मैंने कुछ अभी इस फील्ड में ना मैंने कुछ करके दिखाया है? 5 साल पीछे जाएं तो मेरे ख्याल में 2020 में फ्रेश जो है इंटर करके मैंने एक साल का डिप्लोमा किया था और मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट के काम के अंदर छोटे मोटी कॉलोनियों में सस्ती प्लाट जो है वहां पर मैं बुक करवाता था और उनकी इंस्टॉलमेंट भरता था अपनी वालदा की सपोर्ट से, क्योंकि वो मेरी तो कोई था, तो फैमिली की तरफ से मेरे को मेरे घर ने मुझे तरतीब से मुझे पहले वालों को उस तरतीब से मैंने प्लॉट्स जो बुक करवा रखे थे मुख्तलिफ कॉलोनियों में, मुख्तलिफ स्कीमों में, वहां मैं पैसे पे करता था अपने घर वालों की मदद से। 2-3 साल तक मैंने मुसलसल ये किया। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मेरे उन प्लाटों में से ना कुछ प्लाट रीसेल होना शुरू हो जाते हैं। जब रीसेल होना शुरू हुए तो मैंने किसी प्लाट में 5 लाख भर रखा था, 3 लाख हुआ वो प्रॉफिट और 5 लाख भर, मेरा तो माइंड और भी, मेरा दिलचस्पी और बढ़ गई, मेरी लगन मजीद पहले से बढ़ती चली गई। तो फिर मैंने मजीद स्टेप उठाया। ऐसे उठाते उठाते आज 2025 में और 2020 में ये फर्क है, 2020 में मैं चंद प्लाट मैंने किस्तों पे लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लॉट्स की स्कीम का ओनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और फजल से, आप भाइयों की दुआओं से
अल्लाह और रिश्तेदारों फैमिली की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह में 100 प्लॉट की मेरी स्कीम है, जो कि मैंने अपने बाबा जानी के नाम से, ताहिर रेजिडेंसी के नाम से जो इसकी दौड़ के नाम पे है या मैंने स्कीम लॉन्च की है, और मेरी जिंदगी की ये फर्स्ट स्कीम है रेजिडेंसी के नाम से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में ये तब्दीलियां हैं कि मैंने अपने सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पर मैंने एक प्लाट से काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मेरे कोई दर्जनों प्लाट होंगे। आपको मैं यानी टू डिजिट के अंदर है मेरे प्लॉट्स की तादाद ना, और अच्छी अच्छी लोकेशन पर, जैसे 2 यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मैंने जगहें भी बनाई हैं, प्लाट हैं, बहुत सारा कुछ है जो कि 2020 से पहले मेरे पास नहीं था। 2020 से इब्तिदा हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह में अच्छा ये आप देख रहे हैं। रियल एस्टेट में पैसे ज्यादा कौन बनाता है? प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर का तो वही बनाता है जिसका सबसे ज्यादा सरमाया, ठीक है। जी सर। और के लिए आपको सबसे पहले आपको तजर्बा चाहिए, रियल एस्टेट एजेंट बन जाएं। एक वक्त आएगा कि आप एजेंट के साथ साथ आप एक वक्त आएगा कि आप इन्वेस्टरों की टॉप लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। एक वक्त आएगा आप किसी स्कीम की ओनरशिप के चंद % जो है आप हो जाओगे, 50% के ओनर बन जाओगे, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि 100% आपकी स्कीम होगी, और के मुताबिक सारे के एतबार से तो बस ऐसी कई जमीनें लोकेशन में मौजूद है जहां पर हम इस तरह का वेरियस टाउन कर सकते हैं। ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे के पास हमवार जमीन प्लेन है। आप और जगहों पर चले जाएगा हमवार नहीं मिलेगी, जैसे जहाँ शुरू में आप हमवार जमीन होता है ना, और हम यहाँ पर कॉलोनी लॉन्च तो हम इसमें बहुत रहने वालों के लिए बहुत हम प्लानिंग कर सकेंगे जितनी भी इसके अंदर ऐसी कई सी हैं जहाँ पर हम सकता है, कोई शक नहीं है। नर्सरी लगा तरीका ये होता है, कुछ प्लांट्स के सीड लगते हैं, कुछ की जो है वो कलम लगती है, यानी कि लकड़ी लगती है। तो चीजें हैं हमारे पास, खजूर भी है, मैंगो भी है, ये जामुन है, ठीक है। तो ये जैम्बुलेन है, और ये जो है ये कोनोकार्पस जो आप यूनिवर्सिटियों और अच्छे अच्छे इदारों में देखते चाहो वैसे बन जाता है ये, जो कुछ चाहे लिख सकते हैं। इसकी हमने कलम लगा के इसको तैयार किया है। इस वक्त जो है वो 100 डेज है। ये कितने दिन में तैयार होता है? इसको तैयार करने के लिए तकरीबन आपको कम से कम 1 मंथ चाहिए होता है, जो इसकी इब्तिदा हो। जैसे कि वहाँ पर थैली लगी हुई है पौधों के ऊपर, और वहाँ पर भी लगी हुई है, तो वो थैलियों को पैक किए हुए यहीं पर रहेंगी। उसके बाद 1 महीना धूप में जाएंगी। इसकी फीड क्या है? इसकी फीड बस पानी है, और इसको पैक करना होता है ताकि इसकी जो स्ट्रीम है ना वो बाहर नहीं जाए। स्ट्रीम इसका उड़े, दिल्ली में लग के वापसी के ऊपर रेनफॉल होती रहे, स्ट्रीम बने रेनफॉल हो, स्ट्रीम बने रेनफॉल हो। ये पूरा महीना इसका प्रोसीजर रहेगा। इसको पूरा महीना पैक रखना है। 1 महीने में ये मतलब ये मुकम्मल सारा कुछ तैयार होता है? बिल्कुल। इनके ऊपर भी मुनसर होती है बात कि जमीन नीचे वाली कैसी है, जमीन और उसके अंदर जो थैलियों में आपकी मिट्टी है वो किस तरह की है। तो हमारे यहाँ पे तो जो है ना लट होती है, उसको यूज करते हैं हम, फिर होता है लट। जी जी, ये वाटर में जो आती है ना नरम मिट्टी,
सेंड जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन सेंड ज्यादा मोटी होती है, ये लट होती है। तो ये लट की बदौलत है जो आप ये इतना सारा जामुन देख रहे हैं माशाल्लाह। और ये खजूर है, आम है और गेटवल भी है। इसके अलावा हमारे पास शहतूत है, एकेशिया जिसको इंग्लिश में एकेशिया, उर्दू में किक्कर और हिंदी में बबूर बोलते हैं हम। तो बबूर भी मौजूद है हमारे पास। और इसके अलावा हमने पनीरियां लगाई हैं, इंशाल्लाह दिसंबर में हम उनको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इनको तैयार करने के लिए आपके पास कितने जो मतलब लेबर है? इसको तैयार करने के लिए हमारे पास मौजूदा वक्त में तकरीबन 3 से 4 बंदे और मेरी जाती एफर्ट भी है कि मैं इनके साथ लगा रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 मंथ में इस लेवल पे हम पहुंचे हैं कि आप ये जो देख रहे हैं माशाल्लाह इतना सब्जा वहाँ पर देख रहे हैं आप ठीक है वीडियो में। और ये सारा कुछ ये तो बहुत ही अच्छा काम है, मतलब ये बिजनेस भी है, मतलब आपका एक साइड में बिजनेस भी हो गया। बिल्कुल ये मेरा एक सेकंड बिजनेस है। लेकिन जी हाँ, सेकंड आप मतलब माशाल्लाह कितना जो है ना वो आगे बढ़ चुके हैं, मतलब शुरुआत से एक प्लॉट से लेकर फिर इसके बाद ये मतलब वो एक हमारे सिटी में कहते हैं हसन रोला, आप वो तो नहीं है कि ऑलराउंडर जिसको कहा जाता है। ऑलराउंडर इंग्लिश में कहते हैं, हाँ। ऑलराउंडर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक बिजनेस में नहीं लगे रहना, हर बिजनेस को मुस्तकिल मिजाजी से टाइम देना है और इंशाल्लाह हमें मल्टी बिजनेसमैन बनना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयर बना सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार बख्श सकें। तो हमारा मेन पर्पज ये है कि हम अपने पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगारी से निकाल के रोजगार में लगा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोगों को रोजगार से लगा सकें।